हाँ, तो सभी क्लास 11th में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं हमारे, तो सभी जो क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके पास बायोलॉजी विषय है, उन सभी बच्चों का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, जितने भी हमारे क्लास 11th के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनका देखिए चैप्टर 2 चल रहा है, और इस चैप्टर की नाम है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण। तो इस अध्याय की मैं बात करूं तो यहाँ पर जीव जगत का जो वर्गीकरण है, उस बहुत सारे जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो उनके अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग छांट करके ग्रुपों में रखना हमारे लिए सुविधाजनक हो जाता है। तो इस अध्याय की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी 2 कक्षाएं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और आज हमारी इसकी 3री क्लास है। तो सभी बच्चे बने रहिए हमारे साथ और क्लास को देखते रहिए और क्लास का मज़ा लेते रहिए, आनंद उठाते रहिए घर बैठ करके। देखिए, आज के हमारे इस अध्याय में, आज के हमारे इस सेशन में, लेक्चर 3 के सेशन में आज हम मोस्टली रूप से बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आर्की बैक्टीरिया की बात की, तो इसमें हम यू बैक्टीरिया की बात करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखिए, तो हम इसमें देखिए यू बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले मुझे यू बैक्टीरिया जो एक शब्द है, पहले मुझसे इस शब्द को थोड़ा हमें समझना है कि आखिर में यू बैक्टीरिया ऐसे क्यों। तो यू बैक्टीरिया को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो इस यू बैक्टीरिया जो एक शब्द है, इसमें कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, एक है यू और दूसरा बैक्टीरिया। तो यहाँ पर मुझे देखिए कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ये है मेरे पास क्या, एक कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन किसका है, यू प्लस बैक्टीरिया, यू प्लस बैक्टीरिया, यानी 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है जिससे मिलकर के मेरा यू बैक्टीरिया एक शब्द बनना है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, अब हमें समझना है आखिर में इस यू का मतलब क्या है। अगर मैं इस यू की बात करता हूं तो यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि वास्तविक, ट्रू, बिल्कुल सारी चीज इसके अंदर एक्यूरेट सही है। अब ये वास्तविक चीज है। और बैक्टीरिया का मतलब, बैक्टीरिया वो है जीवा। तो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हम यू बैक्टीरिया के अंदर उनका अध्ययन करेंगे जो वास्तविक रूप से बैक्टीरिया हैं, जिसके हम स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और जानेंगे। हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में समझा, आज हम यू बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा समझेंगे कि आखिर में ये यू बैक्टीरिया हैं, तो उन आर्की बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया कैसे एडवांस हैं। तो ये एक एडवांस है उनसे, तो हमें इनको देखते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि देखिए ये विभिन्न प्रकार के क्या हैं मेरे बैक्टीरिया की इमेजेस, ये आप देख लीजिए। तो है हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हमें खूब मालूम है। देखिए, हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया, या तो यू बैक्टीरिया कह दीजिए या आप वास्तविक बैक्टीरिया कह दीजिए। तो हजारों यू बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कशाप यानी कि मोटाइल फ्लैजेला द्वारा की जाती थी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं यू बैक्टीरिया की पहचान हम देखिए कैसे। पहली बात, हमें आर्की बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है, तो हम दोनों की पहचान करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए पॉइंट ये होता था हम दोनों की सेल वाल की स्टडी करें। तो हम सेल वाल की स्टडी, तो मुझे दोनों की सेल वाल की जब स्टडी की तो दोनों की सेल वाल है मुझे डिफरेंट दिखता है। वहाँ मुझे पेप्टिडोग्लाइकन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ मुझे पेप्टिडोग्लाइकन दिख रहा है। तो हमें उसकी सेल वाल की स्ट्रक्चर जब हमने देखी समझा तो हमें डिफरेंस लगा। उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ फ्लैजेला मिल रहे हैं देखने के लिए। तो इस प्रकार के फ्लैजेला जो उसकी मोटिलिटी करते रहते हैं, उसकी गति में क्या हेल्प करते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो हमें आर्की बैक्टीरिया से और यू बैक्टीरिया से क्या हमें अलग करती हैं, रूबरू कराती हैं। तो हम अब इसमें देखते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर और भी देखते हैं कि जो बताया गया है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ साइनोबैक्टीरिया की, देखिए
साइनोबैक्टीरिया, ठीक, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, जिनमें हरित पादपों यानी ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जैसे नाम लगा साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया इस प्रकार का है, इसमें कुछ सारे सिम्टम्स तो हमें ऐसे देखने के मिल रहे जो प्लांट से रिलेटेड हैं, कुछ सिम्टम्स हमें ऐसे मिले जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया की पहली कंडीशन यह है कि इसमें प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जब प्लांट्स की तरह मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोफिल ए मिल रहा है तो इसका मतलब है ये फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, क्योंकि भाई जिसके पास क्लोरोफिल ए होता है तो वो खाना अपने आप बना लेते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण विधि से बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो हैं उनमें ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषी होती है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होती है। वही बात कहा, जब क्लोरोफिल ए की तरफ से फिलामेंट मिल रहा है तो प्यारे बच्चों को प्रकाश संश्लेषण करेगा, यही तो बताएगा। तो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। अब बात करें, देखिए साइनोबैक्टीरिया पहली बात एक कोश की होती है। पहली बात क्या है? एक कोश की होते हैं। ये देखिए एक कोश की साइनोबैक्टीरिया की देखिए स्ट्रक्चर। आप यहां पर एक इमेज देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये देखिए, ये है मेरे पास एक तालाब, ये पानी भरा हुई चीज। उस पानी भरी हुई चीज में जब हमने ऊपर तालाब को देखते हैं तो तालाब में मुझे हरी हरी बहुत सारी संरचना दिखती हैं, जैसे हम हाथ से उठा करके देखते हैं तो हमें दिख जाती हैं। ये देखिए हाथ से उठा करके देखिए हमें बहुत सारी संरचनाएं पूरे तालाब के ऊपर ग्रीन लेयर बन चुकी है, एक चटाई की तरफ बन चुकी है हरी। तो हम तालाब का जो पानी है उस पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग कंडीशन में हमें साइनोबैक्टीरिया मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा देखने के लिए। तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या साइनोबैक्टीरिया देखने के लिए मिल रहे हैं, वहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो हम देखते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो पहली बात देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये एक कोश की होते हैं यूनिसेलुलर। ये देखिए एक कोश की, ये देखिए, ये देखिए इसकी एक संरचना। यहाँ से हमने थोड़ा लेकर करके यहाँ पर देखा, यहाँ से हमने थोड़ा यहाँ पर देखा। तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने के लिए मिली साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो पहली बात ये देखिए एक कोश का। दूसरी बात कोलोनियल। कोलोनियल का मतलब होता है एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं कॉलोनी ग्रुप में। तो ये देखिए छोटा सा ग्रुप बना लिया कोलोनियल। यहाँ पर एक है, एक कोश का, लेकिन ये कॉलोनी के रूप में इकट्ठा रहते हैं। यहाँ पर इनका एग्रीगेशन मिल रहा है। तो एग्रीगेशन मुझे इसका कैसे मिल रहा है? एक कॉलोनी के रूप में। तो यहाँ पर हमें एक एग्रीगेशन मिल रहा है, किसमें? एक कॉलोनियल के रूप में, ठीक, कॉलोनियल रूप में। अथवा तंतुमय फिलामेंटस, अथवा तंतुमय फिलामेंटस, ये फिलामेंटस भी होती। ये देखिए फिलामेंटस, ये देखिए, ये देखिए, देखिए आपको फिलामेंटस मतलब तंतुमत। ये देखिए तंतु है, तंतु है, तंतु है, तंतु, ठीक है, फिलामेंटस। ये देखो फिलामेंटस। अलवण जलीय समुद्र, ऐसा समुद्र, ऐसे वाटर की बात करते हैं, समुद्र के हम उस पानी की बात करते हैं जो कि पानी कैसा है? खारा नहीं है। यहाँ पर साल्ट की मात्रा बहुत कम है। और जो पानी ऐसा होता है जहाँ पर नमक ही नहीं होता है, नमक की मात्रा कम होती है, साल्ट की मात्रा कम होती है, यानी खारापन कम होता है, हम उसे कहते हैं अलवण। ये देखिए शब्द लिखा है अलवण, ये देखिए अलवण, ये देखिए अलवण। अलवण अका मतलब होता है, अका मतलब है प्यारे बच्चों, अका मतलब है नहीं, और लवण का मतलब लवण, यानी कि साल्टपन, नमकीन, हल्का सा खारापन, ठीक है, खारापन। तो ऐसा अका मतलब नहीं, लवण का मतलब साल्ट, जिसके अंदर नमक की मात्रा नहीं है, उसी में क्या कहते हैं? अलवण, यानी कि फ्रेश वाटर। तो अलवण इस जगह पर मिलेगा जहां पर नमक की मात्रा, यानी कि खारे जल, बहुत ज़्यादा खारा जल है, वहाँ तो मिलेगा नहीं। हल्का फुल्का छोटा बहुत है तो बात अलग है। ज़्यादातर आप समझ लें कि ऐसा पानी होना चाहिए जिसमें खारापन नहीं है, फ्रेश वाटर जिसमें खारापन नहीं हो, तो उसी को मैं कहता हूँ अलवण। उसी को हम क्या कहते हैं? अलवण। तो हमें ये वहाँ पर मिलते हैं। ऐसे अगर समुद्र में मिल रहे हैं तो हमें वहाँ पर मिल रहे हैं जिसका पानी खारा नहीं है, जिस जगह पर पानी खारा नहीं है तो हमें वहाँ पर मिल रहे हैं।
अथवा ये में टेरेस्ट्रियल, अथवा देखिए स्थलीय, टेरेस्ट्रियल भी है। तो हमें ये क्या है, एक टेरेस्ट्रियल क्या है, शैवाल है, ये जमीन पर भी मिलते हैं, और जमीन पे मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है, हमारी क्या है, हमारी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। अगर मैं कोई फसल करता हूँ तो साइनोबैक्टीरिया को ऊपर डाल देंगे, तो साइनोबैक्टीरिया में क्या करता है, वो फसल को बहुत ज़्यादा क्या उपजाऊ कर देता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है, एक फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। तो यही देखो सारी चीज़ बताई गई है कि पहली बात एक कोश की होते हैं, ये देखिए एक कोश के साइनोबैक्टीरिया। दूसरी बात ये कॉलोनियल में मिलेंगे, ये देखिए कॉलोनियल में। तीसरी बात देखिए तंतु में फिलामेंटस होंगे, ये देखिए इसकी संरचना कैसी है, फिलामेंटस, तंतुवत संरचना, ठीक है। अलबड़ ऐसे पानी में मिलेंगे जहां पर लवण की मात्रा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा हम देखते हैं स्थलीय, उसके अलावा ये कहाँ, जमीन पर भी मिलते हैं, तो ये वहां पर भी मिलते हैं। अब देखते हैं, देखिए दूसरी बात, इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण यानी कि जिलेटिनस शीट से ढकी रहती है। तो हम इसकी बात करें, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे मेरे पास साइनोबैक्टीरिया हैं, तो हम उसकी अगर हम देखते हैं इसकी जो कॉलोनी, ये मान लीजिए मेरे पे कॉलोनी बन गई है, ठीक, ये कॉलोनी से बन गई बहुत सारी कॉलोनी। तो कॉलोनी प्राय एक जेलीनुमा आवरण से ढकी होगी। इसमें देखिए जेलीनुमा आवरण क्या है, जैसे मान लीजिए जेलीनुमा आवरण है, ये है जेलीनुमा आवरण, ठीक है। तो देखिए ये है इसकी एक जेलीनुमा आवरण, ठीक, जेलीनुमा आवरण। तो यहां पर है क्या, जेलीनुमा एक जिलेटिनस शीट है, यहां पर मुझे मिलती है क्या, जिलेटिनस शीट, जिलेटिनस शीट, जिलेटिनस शीट, एक जेलीनुमा आवरण, ठीक, जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में फलते फूलते। अब ऐसा पानी होना चाहिए जिस पानी के अंदर में पॉल्यूशन की मात्रा अधिक है। अगर कोई ऐसा पानी है, फ्रेश वाटर पानी है, वहाँ पर पॉल्यूशन की मात्रा अधिक है, मान लीजिए किसी गड्ढे में, किसी तालाब में, या किसी भी जहाँ पॉल्यूशन की मात्रा अधिक है, वो पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं भाई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ मिलेगी देखने के लिए, बहुत ज़्यादा मिलेंगे मुझे देखने के लिए। बैक्टीरिया, जैसे कि हम बात करते हैं नॉस्टॉक और एनामीना, अगर हम बात करें नॉस्टॉक की और एनामीना, ये पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। तो ये अगर बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास नॉस्टॉक और ये है देखिए एनामीना, ये है मेरे पास नॉस्टॉक और ये है एनामीना। तो देखो क्या लगेगा, नॉस्टॉक एनामीना, ये पर्यावरण के नाइट्रोजन को, जो हमारा पर्यावरण है उस पर्यावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा मुझे नाइट्रोजन मिली देखने के लिए। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, तो उस पर्यावरण में प्यारे बच्चों नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है। तो वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा जब अधिक होती है तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स में देखिए मुझे यहाँ पर ये हेटेरोसिस्ट मिली है, इसे मैं कहता हूँ हेटेरोसिस्ट, इसे मैं कहता हूँ क्या, हेटेरोसिस्ट, ठीक, ये है देखो हेटेरोसिस्ट, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, हेटेरोसिस्ट, ये है देखिए क्या, हेटेरोसिस्ट, ये देखो बनी हुई है, क्या है मेरे पास, ये हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाएं जो स्पेशल सेल्स पाई जाती है, लेकिन हेटेरोसिस्ट, तो वो सिस्टर्स क्या है, वो स्थिर कर सकती हैं उस नाइट्रोजन की बात करता हूँ, जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का वो फिक्स कर सकती हैं। जब वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं, तो अगर मान लीजिए कि मैंने नॉस्टॉक एनामीना उस ज़मीन के अंदर लगा दिया, उस खेती में डाल दिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब साइनोबैक्टीरिया हैं, तो पहली बात वातावरण से जो भी नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को क्या है, ये फिक्स कर देते हैं। तो जब नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगी तो प्लांट्स के लिए वो नाइट्रोजन मिल जाएगी, तो क्या है, पौधे अच्छी तरह से वृद्धि करेंगे। तो ये वही तो क्या है, तो उनकी जो हेटेरोसिस्ट सेल्स होती हैं, तो हेटेरोसिस्ट जो विशिष्ट प्रकार सेल्स हैं, ये स्थिर कर सकती हैं, फिक्स कर सकती हैं, ये फिक्स कर सकती हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक सेल्स क्या कर सकती हैं, फिक्स, हेटेरोसिस्ट, ये है देखिए हेटेरोसिस्ट, ये देखिए एनसीईआरटी से तुम्हारा हेटेरोसिस्ट, ये है हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट इस प्रकार की सेल्स मुझे नॉस्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं। तो वो क्या करेंगे, वो सेल्स वो जो वातावरण की जो बहुत मात्रा में नाइट्रोजन मिली है
उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे और फिक्स करके वो प्लांट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या है, प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ बताएगी समझाने के लिए। उसके अलावा देखिए रसायन कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इस प्रकार के। देखिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, देखिए वो नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया। तो नाइट्रेट हुई, ठीक है, नाइट्रेट है आपकी और नाइट्राइट है एवं अमोनिया जैसे विभिन्न जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, इन अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीडाइज करके उनसे जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को मुक्त करके, ठीक है, जो उससे ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को मुक्त करके ये आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के रिसाइकलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका बनाती है। यानी कि हमें जो आयरन है, जिसे मैं लो कहता हूँ आयरन है, अगर आयरन की बात करते हैं, उसके अलावा सल्फर की बात करते हो, ये सारी चीज़ क्या है, एक रिसाइकलिंग करते रहते हैं इस प्रकार के। तो साइकिलिंग करने के बाद क्या होती है, उस चीज़ का क्या रिसाइकलिंग करेंगे, उसकी मात्रा फिक्स रहती है। तो देखिए इसमें देखिए कुछ यहाँ पर देखिए समझते हैं, प्रकाश संश्लेषित कीमोसिंथेसिस जो नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो ऑक्सीकृत करते हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अगर हम बात करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो ये भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमारी ज़मीन है उस ज़मीन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है देखो नाइट्रोसोमोनाइस, एक होता है एक नाइट्रोसोकोकस। तो ये दो बैक्टीरिया होते हैं, ये मुझे ज़मीन के अंदर में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। ये बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। ये है मेरे पास अमोनिया। अब अमोनिया को क्या करेंगे, अब ये नाइट्रोसोमोनाइस और नाइट्रोसोकोकस, ये दो बैक्टीरिया हैं, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दे। और मुझे वातावरण से ऑक्सीजन तो मिल ही रही है, ये मुझे किससे मिल रही है, वातावरण से। तो वातावरण से हमें क्या मिल रही है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन। तो वातावरण से मुझे क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। अब क्या है, तो ये चीज़ कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे, कहते हैं किसमें, नाइट्राइट आयन में। ये है मेरे पास नाइट्राइट आयन। तो इन्होंने नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, नाइट्राइट। और क्या है, ऊर्जा निकली। वही तो देखो कह रहा है, नाइट्रेट विभिन्न प्रकार से जैसे पदार्थों से क्या, उनसे मुक्त ऊर्जा निकलती है, ठीक, उनसे क्या निकलती है, ऊर्जा। तो ये दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे ज़मीन में मिलते हैं और वातावरण से ये काम करते हैं। तो अमोनिया को क्या है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में। अब कुछ नाइट्रोबैक्टर होते हैं, ये बैक्टीरिया इस प्रकार के होते हैं जो नाइट्राइट हमने बनाई थी, जो नाइट्राइट पहले बनी थी, उस नाइट्रेट को अब क्या वातावरण से इन्हें फिर क्या ली, इन्होंने ऑक्सीजन ली। अब इन्होंने क्या ली, ऑक्सीजन, ठीक। अब ये क्या करेंगे, अब इस नाइट्राइट को, जो नाइट्रोबैक्टर है, वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा और क्या निकले यहाँ से, ऊर्जा, ठीक। तो मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक अमोनिया, ये है यहाँ पर अमोनिया को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया नाइट्राइट में। अब नाइट्राइट को कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट में, और ये नाइट्रेट में देखिए चक्कर चलता रहता है और वातावरण में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिल रही है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा मिल रही है, अब यहाँ पर आपस में लेकर के किया है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जब करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर अमोनिया बनी, अमोनिया को फिर उन्होंने किया। तो इस प्रकार से ये चक्र हमारा चलता रहता है, जो हमने उसमें अभी बताया। तो इस प्रकार की ये कंडीशन कन्वर्ट होती रहती है। अब इसके अलावा देखिए, अब इसमें देखो क्या क्या एनसीईआरटी ने, अब तो एनसीईआरटी ने क्या है, कुछ देखिए, परपोसी जीवाणु होते हैं, जिसे कहते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की बात करें तो पहली बात, प्रकृति में बहुलता यानी कि अबंडेंट रूप से पाए जाते हैं। तो हेट्रोट्रोफिक अगर बैक्टीरिया की बात करते हो, तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो मेरे ये प्रकृति है,
तो इस प्रकृति में हम देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हमने ये बात की बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया जल में, थल में, वायु में, सब जगह, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, तो वो सब जगह मिलते हैं। तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मिल रहे हैं, ठीक, और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जितने भी बैक्टीरिया मुझे प्रकृति में देखने के लिए मिल रहे हैं, इस ब्रह्मांड में प्रकृति मुझे जितने भी बैक्टीरिया देखने के लिए मिले प्यारे बच्चों, तो उसमें ज़्यादातर में मोस्टली केस में क्या है, वो एक अपघटक के रूप में होते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ है XYZ, कोई मान लीजिए कोई पेड़ है, अब पेड़ क्या हुआ, पेड़ कट करके गिर गया तो लकड़ी क्या होगी, सड़ जाएगी। तो सड़ क्यों रही है, वो डिकम्पोज रही है। डिकम्पोज उसे कौन कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, उसे क्या करें, डिकम्पोज करें। तो बैक्टीरिया के बहुत सारी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए ये है वो बैक्टीरिया बहुत छोटे छोटे जो हमें मिल रहे हैं। अगर जमीन के अंदर कुछ भी चीज़ आप डाल दो, मान लीजिए कोई मानव है, कोई जानवर है, जमीन के अंदर वो गाड़ दिया हमने, तो क्या होगा, कुछ ही दिनों में सड़ जाएगा। सड़ेगा मतलब क्या है, वो डिकम्पोज हो जाएगा, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, डिकम्पोज, ठीक है। तो इसका मतलब है उसकी बॉडी को अपघटक खा रहे हैं। वो अपघटक कौन है प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया है। तो वही तो क्या है, प्रकृति में बहुलता में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ज़्यादातर वो अपघटक होते हैं। ये देखो अपघटक है, ये है अपघटक। तो ये है मेरे पास सॉइल, ये है मेरे पास सॉइल, ये देखिए यहाँ पर क्या है, डिकम्पोजर। तो ये क्या है मेरे पास, डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक। अपघटक अब क्या है प्यारे बच्चों, ये अपघटक एक देखिए बैक्टीरिया सॉइल में मिल रहे हैं, हर जगह पे होते हैं बैक्टीरिया। तो ये हर चीज़ को सड़ा गला देंगे, क्या कर देंगे, सड़ा गला देंगे। तो ये चीज़ कोई चीज़ है पृथ्वी के अंदर डाल दो, ज़्यादातर सड़ा गला कौन करता है, बैक्टीरिया सड़ा देते हैं उसे। कोई भी चीज़ है, इसे कौन सड़ा गला देगा। मान लीजिए कोई जानवर है, उस जानवर को लेकर के आप उसके अंदर डाल दोगे, ज़मीन के अंदर वो मर गया है और ज़मीन के अंदर पड़ा है या ज़मीन के ऊपर पड़ा है, तो उसे बैक्टीरिया सारा चीज़ सड़ा दे, डिकम्पोज कर देंगे, उसकी बॉडी को खत्म कर देंगे। तो ये क्या कर दिया, डिकम्पोज। तो ये क्या हो गया, डिकम्पोज्ड। तो भैया ये डिकम्पोज्ड कैसे हो गया, बाय बैक्टीरिया। तो डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के द्वारा ये डिकम्पोज होगा। अधिकतर बैक्टीरिया डिकम्पोजर के रूप में काम होते हैं। एनसीईआरटी ने जो बताया उसी प्रकार से हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया। तो बहुत सारे प्रकृति के अंदर बैक्टीरिया मिलते हैं, अपघटक का काम करते हैं, भाई सड़ाते गलाते रहे। हमारी सब्जी है, सब्जी हमने बनाई, सब्जी सुबह तक खराब होगी, तो क्या है, बैक्टीरिया बहुत हर जगह, हवा में है, पानी में है, मिट्टी में है, आपको हर जगह देखने के लिए। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया मुझे प्रकृति में देखने के लिए मिले और वो ज़्यादातर एक अपघटक के रूप में काम करते हैं। देखिए इनमें अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे जो पर्पोसी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, इन हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में से भी अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतियों विधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। देखिए बहुत सारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो इंसान के लिए क्या है, मोस्टली हानिकारक हैं। तो उनका मनुष्य के जीवन पर किसी न किसी प्रकार से इफेक्ट पड़ता रहता है। अब कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली पड़ जाता है इफेक्ट, इनडायरेक्टली पड़ जाता है। अब देखिए इफेक्ट कैसे पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये है एक मुर्गी, चिकन, ये है आपकी चिकन यानी कि मुर्गी। अब मुर्गी ने कोई एक फीसियस निकाला यहाँ से, इसने लिया फीसियस। तो फीसियस के अंदर बहुत सारी क्या इन्फेक्टिव बैक्टीरिया हैं। अब ये फीसियस को अगर हम देखते हैं तो किसी प्रकार से ये फीसियस है क्या हो सकता है, पानी में डाल दिया या पानी मैंने सप्लाई कर दी, तो पानी में भी सप्लाई करते हो सकता है पानी के द्वारा हमारे शरीर में पहुँच जाए। यहाँ से इस फीसियस को किसी प्रकार से इस काव ने, जिसे मैं कहता हूँ काव, इस काव ने एनगल्फ कर लिया, इस काव ने इसे खाया। तो इस काव ने जब इसे खाया तो इस गाय का हमने मान लीजिए मीट खाई, हमने इसकी क्या ली, मीट ली, हमने मीट खाई, या हमने इसका मिल्क, हमने दूध पिया, हमने इसका दूध पिया और हमने इसकी मीट खाई, तो हमारे बॉडी में यानी ह्यूमन की बॉडी में ये इन्फेक्शन आ गया।
या हम यहाँ से दे सकते हैं, हमने चिकन है, चिकन पहले से इन्फेक्टेड है, अगर हमने इस चिकन को खाया यहाँ पर तो भी मुझे बॉडी मुझे, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, मान लीजिए ये तो है एक इन्फेक्टेड, ये है इन्फेक्टेड, एक संक्रमित है, तो ये है आपकी संक्रमित, ये है आपकी संक्रमित। अब ये है संक्रमित, संक्रमित मुर्गी, ठीक। इसका मांस खाएंगे तो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी पे बैक्टीरिया कहने के क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इसने कहीं पर भी अपना फीसियस कर दिया मल, अब ये अपना जहाँ कहीं भी अपना मल निकालेगी तो हो सकता है मल इसने पानी के अंदर डाल दिया अपना मल, हो सकता है इसने अपना मल किसी घास के ऊपर कर दिया, उस घास को क्या किया, उस घास को हमारी गाय ने खा लिया, ये है गाय। अब गाय ने उस घास को खा लिया, अब गाय का मान लीजिए हमने मीट खाया, हमने गाय का मीट खाया तो हमारी बॉडी में पहुंच गया इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन यहाँ से इसमें आ गया, अब ये संक्रमित हो गई, अब ये हो गई संक्रमित। अब यहाँ से दूध, अब दूध है, अब हम इसका दूध पी रहे हैं तो भी क्या, अब ये संक्रमित हो रहा है, तो अब ये क्या हो रहा है, संक्रमित। तो इस प्रकार से ये चीजें संक्रमित होती रहती हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से मानव के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तो मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई ये है बैक्टीरिया, ये है क्या, बैक्टीरिया, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कोई न कोई डिसीज कॉज करेंगे, ये क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे, यानी कि रोग उत्पन्न करेंगे। अब ये किसी प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, हो सकता है ब्रेन पे करेंगे, उसके इंटेस्टाइन में करेंगे, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनमें करेंगे, ठीक है, उसके माउथ में कर सकते हैं, उसके किडनी को इन्फेक्शन कर सकते हैं, उसके फेफड़ों को इन्फेक्शन करते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स को इन्फेक्शन करते हैं, उसके बाद वेजाइनल इन्फेक्शंस कर सकते हैं, उसके अलावा स्किन में इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बात कही कि विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया मिल रहे हैं प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से देखने के लिए हमारे जीवन को इन्होंने क्या प्रभावित बहुत किया है। उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कुछ बैक्टीरिया के बारे में, कुछ ये भी हैं कि ये दूध से दही बनाने में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं वो हमारे लिए देखो फायदेमंद भी हैं, वो दूध से दही बना रहे हैं। जैसे मानिए लैक्टोबैसिलस की बात करता हूँ, ये है मेरे पास दूध लिया हमने शाम को, और दूध हमने थोड़ा थोड़ा उसको गर्म किया, गुनगुना किया, हमने थोड़ा सा उसके अंदर हम क्या, हमने उसमें छाछ डाल दी, यानी कि उसमें लैक्टोबैसिलस को ऐड कर दिया। तो थोड़ा सा मैंने उसके अंदर में लैक्टोबैसिलस को ऐड कर दिया, जब मैंने सुबह देखा तो उसमें लैक्टोबैसिलस की मात्रा इतनी होगी वो जम करके क्या दही बन गया। वो क्या बन गया मेरे पास, दही, यानी कि दही, कर्ड, दही बन गया। तो यहां पर देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो दूध से दही बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्रतिजैविक दवाओं के उत्पादन, कुछ बैक्टीरिया इस प्रकार के भी मिल रहे हैं, हमारे लिए फायदा भी कर रहे हैं, भैया नुकसान कर रहे हैं तो फायदा भी हमें कुछ कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं वो मुझे एंटीबायोटिक दवा बनाने में मेरे काम आ रहे हैं, जैसे देखिए लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं। उसके अलावा कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया भी मिल रहे हैं। लेग्यूम्स की बात करता हूँ, यानी कि जैसे मटर की बात करता हूँ, तो मटर की प्रजातियां जितनी होती हैं, उस मटर की प्रजाति में देखो तो उसकी जो जड़ होती है मटर की, उसकी जड़ में वो पाए जाते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, ये है देखिए पेड़, ये है पेड़, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लेग्यूम, ये मटर की जड़ है, मटर के पेड़ की जड़ है भैया, ठीक, लेग्यूम्स की, तो ये जड़ है।
अब जड़ में मुझे देखो गांठें दिख रही हैं प्यारे बच्चों, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो गांठें दिख रही हैं, जिसे मैं कहता हूँ रूट नोड्यूल्स। इसे मैं कहता हूँ रूट नोड्यूल्स। इसे मैं क्या कहता हूँ? रूट नोड्यूल्स। मुझे गांठें दिख रही हैं, दिख रही गांठें भैया। इन गांठों के अंदर मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ पर मुझे एक बैक्टीरिया मिल रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया मिल रहा है। एक ऐसा बैक्टीरिया मिल रहा है वो इस वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, ये देखिए नाइट्रोजन है, ठीक, इस वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, ठीक, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिल रही है। अब उस वायुमंडल की नाइट्रोजन को देखिए, ये आ गया नीचे लेकर के, अब उसने उस वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, और उस नाइट्रोजन को फिक्स करके अब ये क्या कर रहा है? अब ये प्लांट को दे रहा है, ठीक। तो नाइट्रोजन को फिक्स करके अब इसे किसे दे रहा है? प्लांट को। तो प्लांट को दे रहा है, उस पेड़ की दे रहा है, तो उस पेड़ को फायदा मिल रहा है। क्या मुझे तो भैया ये नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, भैया ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे तो इससे फायदा मिल रहा है। तो मटर के पेड़ की जड़ है, उसने भी कह दिया मटर के पेड़ ने, भैया तू ऐसा कर, मेरी जड़ में आराम से बैठा रहे, तू थोड़ा बहुत खाना दे रहा है मुझसे खाता रहे, लेकिन मुझे नाइट्रोजन फिक्स करके देते रहे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया मिल रहे हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं और फिक्स करके इस प्लांट को दे रहे हैं। भाई प्लांट को जितनी जरूरत है उससे उतनी चाहिए, कोई चीज़ ज़्यादा थोड़ी नहीं चाहिए। तो यहाँ से फिक्स करके इस जड़ों के माध्यम से ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, देखिए ये दें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अब ये नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर फिक्स। तो नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को, तो ये इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं। जैसे दूध से दही बनाना हमारे लिए फायदेमंद बैक्टीरिया है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया से मैंने एंटीबायोटिक दवाई बनाई, तो एंटीबायोटिक दवा बनाई वो हमारी बीमारी में काम आ रही है, हमारे लिए फायदा कर रहा है बैक्टीरिया। रूट कुछ लेग्यूम्स के जो पेड़ होते हैं, मटर के कुछ पेड़ हैं, उनकी जड़ों में मुझे देखने के लिए बैक्टीरिया में, तो यहाँ पेड़ को फायदा हो रहा है। तो ये बात नहीं कि सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी हैं। तो हमें ये भी बात देखो, एनसीईआरटी ने कहा है कि बैक्टीरिया किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, कोई बीमारी से प्रभावित करते हैं, देखो फायदा भी दे रहा है हमें, तो हमें बॉडी को कभी न कभी हमें फायदा भी कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए कुछ बैक्टीरिया रोगजनक जो बीमारी फैलाएंगे होते, जो मनुष्यों में बीमारी फैलाएंगे, फसलों में भी, और फार्म है एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि मनुष्य में रोग कर रहे हैं, अभी मैंने दिखाया था पिछली स्लाइड में, रोग पैदा कर रहे हैं, ठीक। और कुछ फसलें, तो फसल को बर्बाद कर देते हैं भैया। हमारी फसल है, फसल के पत्ते खराब हो जाएंगे, फसल के फल खराब हो जाएंगे, फसल अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाएगी। क्यों? बैक्टीरिया ने उसके ऊपर प्रभाव कर दिया। तो फसलों को नुकसान है। फार्म, मुर्गी फार्म है, मुर्गी फार्म है, अगर मान लीजिए मेरे पास मुर्गी फार्म है, ठीक, मुर्गी फार्म में अगर कोई मुर्गी को रोग हो गया, अगर मुर्गी को रोग गया तो उससे क्या है, उससे निकलने वाली सारी चीज़ों को रोग, यहाँ भी रोग हो जाएगा। उसके अलावा इस मुर्गी को जो भी कोई खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक, मान लीजिए मनुष्य कर रहा है तो मनुष्य को रोग हो जाएगा, ठीक। तो मुर्गी जहाँ जहाँ पर मुर्गी को जो निकला, अब मुर्गी ने जो फीसेस यहाँ पर निकाला है, जो फीसेस यहाँ पर त्याग किया है, ठीक, इसने जो मल त्यागा है यहाँ पर, इस मल को हो सकता है किसी प्रकार से या कोई पालतू जानवर खा ले, चूहा खा ले, हमारा सुअर खा ले, या और भी हो सकता है। तो ये चीज़ क्या है, ये इनमें बीमारी पहुंच जाएगी, तो इनके माध्यम से भी बीमारी हमारे पास भी तो आ सकती है। तो भैया बैक्टीरिया इस प्रकार के होते हैं कि बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो रोग को पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा रोग कारक होते हैं, अर्थात ये बैक्टीरिया ऐसे हैं रोग पैदा करें, पालतू जानवरों में रोग कर रहे हैं, मीट खा रहा है व्यक्ति तो उसे भी रोग हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फार्म की बात करें तो फार्म में भी इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है। देखो फार्म, पालतू पशु में तो विभिन्न प्रकार के देखिए बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी लाइफ को कहीं न कहीं इफेक्टिव करते हैं। उसके अलावा विभिन्न बैक्टीरिया के कारण, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के कारण देखो हैजा रोग भी हो जाता है, हमें टाइफाइड रोग हो जाता है, हमें टिटेनस हो जाता है, साइटिस कैंकर हो जाता है, जैसी बीमारी हो जाती है। अगर हैजा की बात करते हैं तो मान लीजिए किसी प्रकार से, मान लीजिए कि हमने कोई ऐसा पानी पी लिया, उसके अंदर हानिकारक बैक्टीरिया थे,
और हमने उस पानी को पी लिया, तो पीने के बाद क्या वो पानी कहाँ हमारे आंतों में पहुंचा। तो आंतों में पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, अब इन्फेक्शन पैदा करेगा। हमारी आंतों में पहुंच गया भैया, इन्फेक्शन पैदा करेगा, हमें हैजा हो जाएगा, हम बार बार क्या इधर उधर भागते रहेंगे डब्बा लोटा लेकर के। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, ये डिसीज कॉज कर रहा है, डिसीज कॉज हो रहा है। ठीक है, तो डिसीज कॉज हो रहा है बाई इन्फेक्शन बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमें बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है। उसके अलावा पेड़ों में बात करते हैं, मान लीजिए नींबू का पेड़ है, तो नींबू के पेड़ पे हम देखते हैं तो उस पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो नींबू लगते हैं। तो हम कभी कभी देखते हैं कि उन पेड़ पर कुछ नींबू ऐसे भी हैं उनमें धब्बे हैं, जैसे ये धब्बे, ये देखो धब्बे दिख रहे हैं आपको, ये देखो धब्बे दिख रहे हैं, धब्बे, ये देखो यहाँ पर देखो कितने धब्बे, ये पत्तियों पर धब्बे हैं। तो नींबू को हमने देखा, नींबू तो सुंदर था लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धब्बे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, धब्बे आ रहे हैं तो कहीं न कहीं इसके ऊपर क्या है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि नींबू का जो कैंकर रोग है, जिसे हम सिट्रस कैंकर रोग कहते हैं, वो ज़ैंथोमोनास नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो बैक्टीरिया इंसानों को, प्लांट्स को, ज़्यादातर जीवों को क्या है, इन्फेक्शन कर रहे हैं और इनकी संख्या हमारी प्रकृति में बहुतायत में होती है। तो ये हमें इन्फेक्शन कर रहे हैं। अब हम इसी चीज़ को खाएंगे तो हो सकता है इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर हो जाए। एक पेड़ पर इन्फेक्शन हुआ है, दूसरे पेड़ पर भी तो हो सकता है, तीसरे पेड़ पर हो सकता है, हवा के द्वारा हुआ, उसके संपर्क में रहेगा, तो इन्फेक्शन धीमे धीमे बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बढ़ रही हैं। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं तो बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोश का विभाजन, सेल डिवीजन द्वारा ही प्रेजेंट। अब आखिर में बैक्टीरिया की जो किस प्रकार से इसकी प्रोडक्शन हो रही है, किस प्रकार से ये बढ़ रहा है, किस प्रकार से इसकी मतलब ग्रोथ होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कैसे बढ़ रही है, इनकी संख्या क्यों इंक्रीज हो रही है, नंबर इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन से क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो मान लीजिए ये है मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल, ये है हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल, ये है हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल में क्या हुआ, सेल का डिवीजन होगा। तो यहाँ पर देखिए सेल का डिवीजन हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो जेनेटिक इसका कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल दिख रहा है, उस मटेरियल को क्या हुआ, यहाँ पर देखिए डिवाइडेशन होने लगा, इधर से उधर डिवाइडेशन होना। फिर आगे कंडीशन में देखिए, अब यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, ठीक, ये वाला अदर डिवाइड होगा। अब यहाँ पर क्या है, अब साइटोप्लाज्म का मुझे डिवाइजन देखने के लिए मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक। उसके बाद ये देखिए दो बन गई। तो हमें यहाँ पर एक सेल थी, अब यहाँ पर 2 सेल्स मिल गई, 2 सेल। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर सादा रूप से क्या है कि हमें सेल डिवीजन देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, सेल डिवीजन, ठीक। तो जब इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु में बहुत तेजी से प्रजनन होता है, जब इसके लिए सही कंडीशन मिल जाएगी, सही मौसम है, सही टेम्परेचर है, सब कुछ सही है, तो अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन बहुत तेजी गति से होगा, बहुत तेज गति से होता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होगा, बहुत तेज गति से। कभी कभी ये विपरीत परिस्थितियों में, अब अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन से वो होती है, अनुकूल परिस्थिति वो है कि भैया अनुकूल परिस्थिति तो वो है कि जिसमें हम सारा काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर जाड़े की मौसम की बात करूं तो इंसान के लिए अनुकूल परिस्थिति कौन सी है, अपने घर के अंदर रहेगा, एसी चला लेगा जिससे गर्म रहेगा, अपने कपड़े पहन लेगा। तो अपने शरीर को अनुकूल परिस्थिति में लाना है उसे, तो कपड़े पहनेगा, गर्मियाँ हैं तो एसी चलाएगा, पंखा चलाएगा, कूलर चलाएगा। अगर उसी प्रकार से अगर जून के महीने में उसे बाहर खड़ा कर दें, आप कपड़े उतार के, तो वो मर जाएगा, क्योंकि बाहर का मौसम क्या है, अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल कंडीशन आ गई तो बैक्टीरिया खूब कर रहा है, लेकिन अनुकूल कंडीशन नहीं है, अब कंडीशन क्या है, विपरीत, अपोजिट है उसके, तो उसे कहता हूं मैं विपरीत परिस्थितियां अब उसके अनुकूल नहीं है, अपोजिट हो गई हैं। तो विपरीत परिस्थितियां जो होती हैं उसमें ये स्पॉट्स बनाने लगेंगे। अब विपरीत परिस्थितियों में ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब स्पॉट्स का निर्माण कर रहा है। तो ये है मेरे पास यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं, अब यहाँ पर देखिए स्पॉट्स बनने लगे। अब स्पॉट्स क्या है,
ये कम शॉर्ट बॉडी, उसकी बॉडी से आने में, तो यहाँ पर क्या है, विपरीत परिस्थितियों में स्पोर्स फॉर्मेशन होगा। तो विपरीत परिस्थितियों में यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस में, तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएगी उस समय पर जो बैक्टीरिया है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, और स्पोर्स से क्या होगा, इसकी जनरेशन आगे बढ़ती है, रिप्रोडक्शन होता जाएगा। इस प्रकार से क्या है, अब रिप्रोडक्शन विपरीत कंडीशन में स्पोर्स के द्वारा कर रहा है। अब यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, वो तो असेक्सुअल था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब उसके लिए कंडीशन आएगी तो उसने सेल डिवीजन की तो असेक्सुअल, लेकिन कभी कभी कैसा होता है, यहाँ पर हमें सेक्सुअल कंडीशन भी मिल जाती है देखने के लिए इन बैक्टीरिया में। तो देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं जिनमें एक बैक्टीरिया से, इस बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, इस दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है। तो ये है आपका क्या है, ये है एक बैक्टीरियल सेल, ये है मेरे पास क्या, एक बैक्टीरियल सेल, ये है मेरे पास क्या, एक बैक्टीरियल सेल। अब इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर मुझे यहाँ पर छोटा सा क्या मिला देखने के लिए, प्लाज्मिड, मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्लाज्मिड, और ये है मेरे पास क्या, पिल्ली, ठीक, पाइलस। अब ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा, जब ये बैक्टीरिया इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये पिल्ली क्या है, इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो ये है मेरे पास बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, और ये बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, यहाँ पर प्लाज्मिड नहीं है, ठीक। अब ये है मेरे पास क्या, एक रिसीवर, रिसिपेंट, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ रिसिपेंट, रिसिपेंट, और ये हमारा डोनर। अब ये क्या कर रहा है, इस पिल्ली को जैसे इसके कांटेक्ट में आया तैसे इसने इस पिल्ली को इसके ऊपर क्या, अटैच कर दिया, ठीक। अब इसने पिल्ली को क्या कर दिया, इसमें अटैच कर दिया। जैसे अटैच करेगा तैसे ये प्लाज्मिड जो है, इस प्लाज्मिड का छोटा सा पार्ट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो जाएगा इस बैक्टीरियल सेल में, ठीक। जैसे ये ट्रांसफर हो जाएगा तैसे ये प्लाज्मिड अब यहाँ पर नया बन गया। अब जैसे ये प्लाज्मिड नया बना तैसे क्या है, ये अलग हो गया, अब ये वाला डोनर के रूप में काम करेगा, अब ये नया बन गया। अब इसके पास देखो ये प्लाज्मिड है यहाँ पर, अब इसके पास क्या है प्यारे बच्चों, ये प्लाज्मिड है। अब इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अब ये बैक्टीरिया किसी और के कांटेक्ट में जाएगा, उसके कांटेक्ट में जाने के बाद ये अपने पाइलस को उसके साथ में अटैच कर देगा और अपने प्लाज्मिड को वहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, छोटे से पार्ट को यहाँ पर प्लाज्मिड को ट्रांसफर, जैसे ही ट्रांसफर कर देगा वहाँ पर धीमे धीमे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर वो डोनर बन जाएगी। तो इस प्रकार से इनका क्रम चलता रहता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं जिनमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थान, इसे कहते हैं पुरातन स्थानांतरण यानी कि प्रिमिटिव टाइप। पहले बैक्टीरिया जो हमारे पृथ्वी पर आए उसमें इसी प्रकार की कंडीशन हुआ करती थी। ये क्या है, इसे पुरातन कहते हैं, प्रिमिटिव टाइप का है, ओल्ड टाइप का है। तो हम यहाँ पर ये चीज सारी चीज को कर सकते हैं। अब उसके अलावा हम बात करते हैं हमारी जो प्रोकैरियोटिक चीज है, एक मोरेनियंस है, उस मोरेनियंस में क्या एक और आता है माइकोप्लाज्मा। अब मैं बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, तो देखिए माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। देखिए माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें सेल वाल बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तो पहली बात यहाँ पर याद रखने की ये है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं होती, जो हमने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सेल वाल क्या है, एब्सेंट, ठीक। ये इस प्रकार के होते हैं कि इनमें सेल वाल नहीं पाई जाती माइकोप्लाज्मा में, ठीक। अब दूसरी बात, ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं अथवा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। तो ये क्या है, एक लिविंग सेल्स है माइकोप्लाज्मा। ये क्या है मेरे पास, एक लिविंग सेल। तो ये लिविंग सेल्स कौन सी है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स जो है मेरे पास
वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है। दूसरी बात, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट। और तीसरी बात, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अब ये सर्वाइव कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन। तो ये माइकोप्लाज्मा इस प्रकार का है। पहली बात, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। दूसरी बात, सबसे छोटी है। तीसरी बात, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकती है, यानी ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। यही देखो NCERT ने लिखा है, ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, अर्थात इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप को सर्वाइव करती जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में थी। आज की क्लास का हमारा यही समापन होता है प्यारे बच्चों। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। एंजॉय करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जहां तक संभव है तहां तक NCERT का पूरा कंटेंट लिया जाता है।